अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान ख़ास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास कोरी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारी मेहमान ख़ास बनने जा रही हैं, ख़ातून MP हैं, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है। पार्लियामानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर हैं शादिया रिजवान साहिबा। शादिया रिजवान, हम आपको प्रोग्राम मेहमान ख़ास में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा आपसे कि आप MPA बनी, उसके बाद अब आपको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का एक चार्ज भी मिल गया है, बड़ा अहम ओहदा है ये। तो क्या आपके आने वाले दिनों में आप देखती हैं कि आप किस तरह सर्व करने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच वकास साहब, आप तशरीफ़ लाए और आज फिर मौका दिया मुझे भी बोलने का। और आज आप जब आए तो एक फीलिंग चेंज हो चुकी थी। जब आपका डिज़िग्नेशन चेंज होता है तो एक ज़िम्मेदारी का एहसास ज़रा डबल ट्रिपल हो गया। हमेशा जब आप कोई भी डिपार्टमेंट या प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो जब आपको एक ओहदा दिया जाता है, जब आपको नया डेजिग्नेशन दिया जाता है तो वो बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और मैं इस मामले में अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। वालिदैन की दुआओं के साथ जब पार्टी ने मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा, जब MPशिप भी दी तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ था और बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी अल्लाह की कि अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़तों में इजाफ़ा किया। और उसके बाद एज़ाज़ दर एज़ाज़ मुझे मिलते गए। और मैं शायद इस चीज़ में एक लकी ये भी थी कि मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और रावलपिंडी की जो हल्का है, हनीफ अब्बासी का हल्का है मेरा, और वहाँ पे मुझे अपने आप को बेहतर तौर पे परफॉर्म करने का, अपनी जो एबिलिटी थी, अपनी जो काबिलियत थी, उसको बेहतर तौर पे दिखाने का मौका मिला। मैंने साबित किया रावलपिंडी में कि रावलपिंडी में अगर ख़वातीन की बात की जाए तो मेरे पास सबसे बड़ी ख़वातीन की एक टीम मौजूद है। और एज अ टीम में जब मैंने पार्टी को लीड किया तो फिर लीडरशिप की सपोर्ट और लीडरशिप की जो मोटिवेशन थी वो मेरे साथ जुड़ती गई और मुझे हिम्मत मिलती गई। और अगरचे सियासी सफ़र में ख़वातीन के लिहाज से बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन एक चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी रही कि लीडरशिप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और रावलपिंडी की लीडरशिप का नाम मैं किसी सूरत में डिनाई नहीं करती। मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैं रावलपिंडी की वजह से हूँ। रावलपिंडी का जो नाम है, जो एज़ाज़ है, मेरे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र है। और वही लेके मैं आज लाहौर में शामिल हूँ और लाहौर वालों ने जो मोहब्बत, जो अपनाइत, जो भरपूर वेलकम मेरा किया है, मैं उसको भी फरामोश नहीं कर सकती। वो इतना वालहाना थी कि मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझ रही हूँ। सियासी मैदान हो या कोई और मैदान हो, कोई ना कोई गुरु भी होता है, मोहसिन भी होता है। आपका इस सियासी सफ़र में जो आप उस्ताद कहें या मोहसिन कहें, वो कौन है? ये मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग क्वेश्चन है और मैं इस चीज़ को मैं बड़ा आपको क्लियरली बता दूँ कि सियासी सफ़र में एक माँ की सपोर्ट मेरे साथ थी। और वो माँ, अगर एक घरेलू जो माँ है मेरी, उसके अलावा वो मेरी माँ का दर्जा रखती हैं और उनको मैंने माँ का दर्जा इसलिए दिया, वो माँ की तरह उन्होंने मुझे डांटा भी, माँ की तरह उन्होंने मुझे पॉलिश किया, माँ की तरह उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, रोका टोका। और शुरू में मैं ये समझती थी कि ये मुझे हर मौके पे क्यों डांट पड़ रही है, मुझे क्यों हर चीज़ में रोक टोक की जा रही है। लेकिन जो उनकी ब्लेसिंग थी, जो मोहब्बत थी, जो अंदाज़ था, उसको समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि वो जो मोहब्बत जो उनके अंदर छुपी थी वो मुझे आज इस सीट पे जो डेजिग्नेशन मिले, इसमें वो उनकी जो रोक टोक थी वो मुझे पॉलिश करती गई। और जिस तरह आज मैंने इस चार्ज को संभाला तो मैं सबसे पहले मुझे जो सीट मिली, मैं सबसे पहले उनके पास गई, उनके घुटनों को हाथ लगाया, उनको हक किया, उनको मोहब्बत का इजहार किया और उन्होंने दुआएं दर दुआएं दी। वो ऐसी माँ है जिसको बताते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। मैं कहती हूँ कि रावलपिंडी के हवाले से अगर पूरे PMLN को भी देखा जाए तो PMLN की हिस्ट्री में उनका घराना ऐसा है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया और आज बहुत सारे लोगों के ऊपर उनके नाम की छाप है। मैं नाम ले रही हूँ तायरा औरंगज़ेब साहिबा का, जो हमारी MNA है, जो एक पार्टी के लिहाज से माँ का दर्जा रखती है, जो कुलसूम नवाज साहिबा के साथ एक दोस्ताना अंदाज में जिस तरह पार्टी के साथ चलती आई, जिन्होंने पार्टी के साथ हमेशा मुश्किल वक्त में फ्रंट फुट पे साथ दिया। और आज उनकी बेटी भी एक बाइस फ़ख्र भी हैं पूरे मेरे ख्याल में हमारे रावलपिंडी का फ़ख्र है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा। ये वो लीडरान हैं जिनकी वजह से मैं पार्टी में आई, जिनकी वजह से मैं आगे आई और आज मैं आप लोगों की इधर लाहौर की पंजाब असम्बली का हिस्सा हूँ। और मैं उस माँ को जब देखती हूँ तो यकीन करें एक फीलिंग ऐसी जाग जाती है कि अगर वो ना होती तो शायद मैं आज मुकाम पे ना होती।
ये यकीनन आप एक जज्बाती एक लम्हा है और नाज़रीन हमारे समझ सकते हैं कि जब भी हम अपने किसी मोहसिन को याद करते हैं और उसके जो एहसानात हैं, उसकी ट्रेनिंग है, उसको याद करते हैं, तो इस तरह के जज्बाती जो हैं वो फीलिंग्स आ जाती हैं। मैं आपसे आगे पूछना चाहूँगा कि अब आप चूँकि पंजाब में आपको एक ओहदा भी मिला है और आप अपना जिम्मेदारियाँ भी आपने शुरू कर ली हैं, तो आवाम की मुश्किलात के हल के लिए और अपनी एफर्ट जो है उसको पुट करने के लिए क्या लाहे अमल आपने अपनाया है कि आप किस तरह जो है वो जो सर्व करने का मैं हमेशा सीनियर्स की जो गाइडलाइन है वो लेके चलने वालों में से हूँ। मैं कभी भी ख़ुद को फ्रंट फुट पे या ख़ुद को बहुत बड़ा तीसमार खान लीडर नहीं समझती। मैं इस चाहती हूँ कि जिस तरह पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, पार्टी ने स्पेशल सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज साहब का दिली तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी यहाँ पे कि जिस तरह उन्होंने मुझे मौका दिया और एक वर्कर का चुनाव किया। और मुझे फ़ख्र इस बात का है कि मैं रावलपिंडी में वो वर्कर हूँ जिसके पीछे कोई घराना सियासी नहीं था, जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी, जिसके कोई लिंक्स नहीं थे, जिसको कुछ एज अ कुछ सपोर्ट इस टाइप की नहीं थी। एज अ वर्कर उन्होंने मेरा चुनाव किया और जब उन्होंने मेरे वर्क को देखा और हर जगह उन्होंने मुझे हक किया, मोहब्बत दी, और मैं वो मोहब्बत, वो ब्लेसिंग, वो किसी तरह भी फरामोश नहीं कर सकती। मैं पार्टी के साथ लॉयल थी, लॉयल हूँ और इंशाल्लाह मेरी वफादारी वो हमेशा रहेगी पार्टी के साथ, क्योंकि पार्टी ने जो इज़्ज़त मुझे दी है वो मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कहा करते थे कि शायद पार्टी के साथ जितना मर्जी लॉयल हो, ये पार्टी कुछ नहीं देती। कुछ मुझे ऐसे लोग थे डिसअपॉइंट करते थे, लेकिन मैं आज उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्ट्रगल अपनी नेक नियत से रखें, अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, चाहे जितना मर्जी वक्त आप पे बुरा आ जाए, आप वफादार अगर रहते हैं किसी के साथ और अपनी जद्दोजहद जारी रखती हैं, तो अल्लाह ताला आपकी ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की जो एक अल्लाह ताला का जो एक ब्लेसिंग का एहसास है वो आपके साथ जुड़ जाता है और वो बता देता है कि इंसान कभी भी अकेला नहीं है। इंसान, ये ओहदे जो हैं ये इज़्ज़त है जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के साथ शामिल होती है। और मैं इस चीज़ में बहुत अपने आप को भाई से फ़ख्र भी समझती हूँ। मैं अपने ख़ानदान का वो चिराग हूँ जो बड़े बहन भाइयों की हैसियत से अपने बहन भाइयों के लिए फ़ख्र है, एक माँ की हैसियत से अपने बच्चों के लिए फ़ख्र है, एक बहू की हैसियत से अपने इन लॉज के लिए फ़ख्र है, और एक अपने ख़ानदान की हैसियत से अपने नानकों के लिए फ़ख्र है कि उन्होंने फ़ख्र के अंदाज से कहा कि ये है शाज़िया रिजवान, ये है वो शाज़िया जिसको सबने साइड लाइन किया, जिसने कहा कि सियासत का सफ़र बहुत मुश्किल है, इसने कौन सा रास्ता चूज़ किया। लेकिन 2011 के बाद जब मैंने सियासत के साथ, उसमें नून के साथ जुड़ी, 2013 का जब इलेक्शन आया, मेरी बेटी पैदा हुई। और मुझे मेरी फैमिली में एक चीज़ जो बताती चलूँ, मेरे हस्बैंड की कोई बहन नहीं है और वो बेटी हमारे लिए इतनी स्पेशल थी। जब 2013 में उसकी पैदाइश हुई तो मेरे लिए वो इतनी स्पेशल थी कि जब वो आए तो हमारी ज़िंदगी का जो एक साइन होता है आमदनी का, वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो गया। वैसे रहमत के तौर पे, नेमत के तौर पे अल्लाह ने हमें वो बेटी दी, लेकिन मैं उसकी परवरिश जिस तरह करना चाहती थी उस तरह मैं नहीं कर सकी, क्योंकि पार्टी के साथ इतनी मैं वफादार थी कि मैं जब दूसरी बेटी मेरे उसके साथ एक और पैदा हुई, वो दो बेटियां जब ऊपर नीचे पैदा हुई तो रिजवान जो मेरे हस्बैंड हैं वो खुशी से निहाल थे, खुशी से पागल है बेटियों के पीछे। लेकिन मैंने सियासत को इतना टाइम दिया कि बच्चों के जब सुबह एक्टिविटीज़ होती थी, लेट सपोज पेशियाँ होती थी दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में जलसे होते थे, मैंने सुबह सुबह जल्दी उठना और उन फीडर बना के उनको चेंज वगैरह करना और देन पेशियाँ ज्वाइन करनी, और सारा दिन लग जाता था। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि सुबह 6 बजे हम लोग जब पहुँचते थे पेशियों पे तो दोपहर 3-4 बजे का टाइम लग जाता था और कुछ खाया पिया नहीं होता, तो चक्कर आ जाते थे और रोज़े भी होते थे बाज़ दफ़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत ना हारना ये मेरा सबसे बड़ा जज्बा था। और मेरे ख्याल में ख़वातीन को किसी सूरत भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ भी हो डटी रहें और कामयाबी ज़रूर मिलती है, ये तो मेरा ईमान है। और ये मैंने सबको बता दिया कि इतनी मुखालफत के बावजूद मैंने बड़ी हर्डल्स को, बड़ी चीज़ों को फेस किया, बड़ी नेगेटिविटी को भी फेस किया मैंने। जब आप एज अ लीडिंग खातून होते हैं तो आप एक ऐसा वाकया, वैसे तो बेशुमार वाकयात होंगे, कोई एक ऐसा वाकया जिससे खास तौर पर आपको हर्ट किया, बेशक आप चाहें तो नाम ना बताएं, लेकिन कोई ऐसा एक नेगेटिविटी का वाकया अगर आप कुछ ऐसे लोग थे जो हमसे ही रेलिवेंट थे, हमारे साथ ही थे। वो जब एक
واقعہ ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی، جس نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا، جیسے سب کو پتہ ہے. اور ہسبینڈ سپورٹ نے مجھے بعض چیزیں ایسی تھیں کہ میں رو رو کے سوتی تھی اور مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا تھا، آپ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا، اور بعض لوگ ایسے تھے جو غلط قسم کی باتیں بھی رومرز پھیلاتے تھے. لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کی، اور ایسے ہمارے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے میرے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالے. کیونکہ آپ جب سیاست میں آتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کا فیس گڈ لکنگ ہوتا ہے پھر بہت مشکل ہوتی ہے، اور مجھے یہ مشکل فیس کرنی پڑی کیونکہ راولپنڈی کی سیاست میرے لیے بہت ٹف ٹائم مجھے ملا اس میں. لیکن یہ کہ جس طرح میں نے ابھی اپنی ماں کا ذکر کیا، یہاں جب ماں کا ذکر کرتے ہیں تو میں یہاں پہ حنیف عباسی ضرور کرتی ہوں. حنیف عباسی صاحب وہ لیڈر ہیں میرے حلقے کے جنہوں نے کافی ٹائم سے انہوں نے مجھے آبزرو کیا اور میرے کام کو باریکی سے دیکھا. اور بعض ٹائم ایسا تھا کہ بڑے بڑے ایونٹس میں، میٹنگز میں جب حنیف عباسی صاحب نے میرا نام لیا تو یقین کریں میرا جذبہ ایک دم ایسے جیسے ڈبل ہو گیا، اور میں نے ڈبل سے ڈبل محنت کر کے دکھائی، اپنی ٹیم کو اور بڑا کیا. چودھری دانیال کا نام یہاں پہ لوں گی کہ ان کے حلقے میں انہوں نے میرا نام لیا کہ کاش شادیہ رضوان جیسی خاتون ہمارے حلقے میں ہوتی. تو سب نے مجھے اس چیز میں بڑا اپریشیٹ کیا. تو میں اس میں راولپنڈی کا اسپیشل شکریہ ادا کرتی ہوں، قائدین راولپنڈی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک سیاست میں آنا مشکل ہے، اور اگر کوئی سونی کوڑی سیاست جا جائے تو اور مشکل ہے. نہیں، میں یہ بات نہیں کری، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اب تو خواتین خاصی تعداد میں آ چکی ہیں ماشاءاللہ. میں نے تو وہ ٹائم پیریڈ کا آغاز جب سیاست تھا اس ٹائم کی بات کی، اس ٹائم سیاست میں بھی خواتین نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب تو پارٹی میں جس طرح میں نے اسمبلی جوائن کی تو جب میں نے سی ایم کے ساتھ پیچھے مڑ کے دیکھا تو خواتین کی کثیر تعداد میں سیٹوں پہ برا جمع تھی، اور یہ بہت بڑا گڈ سائن تھا کہ خواتین نے اسمبلی کو ہائی جیک کر لیا. اور اس دفعہ خواتین کی اسمبلی ہے، اور سی ایم صاحبہ نے اس دفعہ خواتین کا چناؤ بڑے سوچ سمجھ کے کیا اور بڑا خود کیا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ورکرز کا چناؤ کیا، ان خواتین کا کیا جو کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو آج یہ سی ایم کی بلیسنگ ہے، سی ایم کا محبت ہے کہ آج انہوں نے مجھے ایک نیا ڈیزگنیشن انفارمیشن پلس کلچر دیا، اور پارلیمانی سیکرٹری میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات. اچھا شادیہ، میں نے بڑے ایم پی ایز کے انٹرویوز بھی کیے، پولیٹیشینس کے بھی کیے، اسپیشلی نون لیگ سے وابستہ جو لوگ ہیں انہیں ایک بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے مریم نواز تک پہنچنے کا، ان سے ملاقات کا. تو آپ کی ملاقات کوئی ہوئی ہے یا کوئی رسائی میں مشکل ہوئی ہے آپ؟ میں نے جتنی ملاقاتیں سی ایم صاحبہ سے کی ہیں، شاید کسی نے کی ہوں. یہ دیکھیے سوال عجیب سا ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید سی ایم صاحبہ تک رسائی ممکن نہیں ہے. ہر بندہ اب جا کے ان کے سیکریٹریٹ میں، سی ایم سیکریٹریٹ میں مل رہا ہے، ٹائم لے رہا ہے. سارے ایم پیز جا کے مل رہے ہیں، اپنے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں. اگر ایشوز ڈسکس نہ کر رہے ہوتے تو سی ایم صاحبہ کیا ہر حلقے میں جا رہی ہوتی؟ ہر حلقے کے ایشوز ان کو پتہ ہوتے. سی ایم صاحبہ ہر بندے کے ساتھ اٹریکٹ ہیں، ہر بندے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ہر بندہ اپنا ایشو ڈسکس کرتا ہے. اور سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسپیشل اپنا جو سیکریٹریٹ ہے، اپنا جو آفس ہے وہ اپنے ادھر GR1 میں بنایا ہے، اور وہاں ہر کوئی جا کے ایزیلی ان سے جا کے میسج کنوے کرتا ہے، اور وہ کردار اچھا ادا کر رہی ہے ماشاءاللہ. یہی کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی سی ایم سے ملنے جاتا ہے تو اس کی ملاقات جو ہے وہ مریم اورنگزیب سے اور دیگر معاونین سے کروا دی جاتی ہے، مریم صاحبہ اویلیبل نہیں ہوتی. اس میں کس حد تک سے یعنی ایسا نہیں ہے. جب سینئر منسٹر ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ جب ایک جگہ بیٹھ گئی، کیونکہ مسائل کا حل چاہیے ہمارے ایم پیز کو، نہ کہ ملاقات کا اس ٹائپ کا کوئی ایشو. لیکن اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. سی ایم صاحبہ اسمبلی میں بھی آتی ہیں، سب ملاقات بھی کرتے ہیں، باقاعدہ سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی بیٹھتی ہیں، وہاں سب ملاقات کرتے ہیں. کل بھی ہمارا ایک اپنا چھت اپنا گھرانہ کا انوگریشن ہونا تھا، باقاعدہ طور پہ پروگرام آرگنائز ہوا، اس میں سارے ہمارے ایم پیز ان کے ساتھ تھے. تو یہ چیز غلط ہے، اس کو میں ڈینائی کرتی ہوں. ٹھیک ہے ناظرین، شادیہ رضوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، کہیں نہ جائیے گا. اچھا شادیہ، یہ بتائیں، آپ سیاست میں آئیں، ایم پی اے بھی بن گئیں، اب آپ کے پاس جو کلچر اینڈ انفارمیشن کی پارلیمانی سیکرٹری کا چارج بھی ہے. سیاست میں نہ آتی تو آج شادیہ رضوان کس شعبے میں ہوتی؟
ایک لوگوں کے ساتھ محبت اور لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ جو رویہ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ بائی نیچر پیرنٹس کی طرف وہ چیز ملی، اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹریکشن رکھا جائے. اور جتنے اہل علاقہ کے لوگ تھے، جب میں چھوٹی تھی تو امی کے پاس آتے تھے اور اپنے مسئلے بیان کرتے تھے، اور بعض دفعہ امی ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی تھی. وہ چیزیں ایک بائی پیرنٹس وہ ملی مجھے. اور میں اگر سیاست میں نہ آتی تو میں شاید کچھ سوشل کوئی NGO ٹائپ چیز ہوتی جس میں لوگوں کے ساتھ جڑی رہتی، لوگوں کی کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کا ایک شوق جو میرے اندر ہے. شاید سیاست میں آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب میں لوگوں کے مسائل سنتی تھی تو ایک جذبہ پیدا ہوتا گیا میرے اندر کہ میں لوگوں کے کچھ کام آ سکوں. اور پھر جب گھر سے سپورٹ ملی تو پھر ایک موٹیویشن جو ہوتی ہے، انکریجمنٹ کی جو سچویشن تھی، وہ مجھے پھر آگے لے کے آتی گئی سیاست میں بھی. ایک کٹھن راستہ ہے سیاست کا، ایسا کون سا لمحہ آپ کی سیاسی زندگی میں آیا جب آپ نے سوچا ہو کہ مجھے سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا؟ کوئی ایسا لمحہ اگر آپ بتانا چاہیں. جب میں پولیٹکس میں آئی تو ظاہر ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے میں اپنی فیملی کی وہ واحد خاتون تھی جو سیاست کو، جس نے مشکل پروفیشن کو جوائن کیا. اور میرے لیے مشکل مرحلہ رہا جب ظاہر ہے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی پروفیشن کو جب جوائن کرتے ہیں تو ہرڈلز آتی ہیں آپ کے ارد گرد. کچھ لیگ پولنگ ہوتی ہے، کچھ بلیمنگ ہوتی ہے، کچھ بیک بائٹنگ ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں. جب میں سنتی تھی، جو کبھی میں نے سنی نہیں تھی، میں روتی بھی تھی. لیکن ایک چیز جو میرے لیے بڑا گڈ سائن تھا کہ گھر سے جب ہسبینڈ سپورٹ مجھے ملی ایز اسٹرینتھن میں ہوتی گئی، اور ان کی وہ ہمیشہ میری فرنٹ پہ تو ہوتے ہی تھے لیکن میری بیک پہ کھڑے رہے وہ. اور مجھے جب اس طرح کے مسائل آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا تو نہیں ہے بالکل، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جب آپ کو اس طرح کی چیزیں فیس ہوں، لگے کہ آپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو سائڈ لائن کرنا ہے، اگنور کرتے آگے بڑھتے جانا ہے. اور پھر میں آگے بڑھتے گئی، ان کی گائیڈ لائن بھی ساتھ تھی، وہ بھی پولیٹیکل تھے، گھرانہ ان کا پولیٹیکل تھا، لیکن ان کی سپورٹ جب ساتھ تھی تو پھر میں آگے بڑھتی اور آج آپ کے لوگوں کے سامنے ہوں. کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہے، یعنی آپ کی سیاسی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے، یہ کہا جائے؟ کوئی شک نہیں ہے. جب ہم لوگ ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں تو ظاہر ایک دکھ سکھ ہر چیز سانجھی ہو جاتی ہے. تو جب کوئی بھی خاتون جب اسے گھر سے کسی بھی مرد کی سپورٹ ملتی ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہے، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہسبینڈ یا بیٹے کی شکل میں ہے، تو مضبوط ہو کے کام کر سکتی ہے. تو میرے لیے اللہ کی بلیسنگ یہ تھی کہ ہسبینڈ سپورٹ شروع سے شامل رہی سیاست میں، اور ان کی گائیڈ لائن شامل رہی. بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ سیاسی سفر مشکل جب ہوتا تھا تو وہ باقاعدہ مجھے ہر چیز سکھاتے تھے. اور جب میں کسی چینل پہ بیٹھنا، جب میں نے کوئی انٹرویو دینا، جب میں نے کسی کے پاس کوئی اسپیچ کرنی، تو مجھے ان کی وہ جو چھوٹے چھوٹے چٹکلے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، ہر چیز کے پوائنٹس مجھے دیتے تھے، اور میں بہتر طور پہ پرفارم بھی کر سکتی تھی اور بہتر طور پہ کام بھی کرتی تھی. تو مجھے اس چیز میں ہسبینڈ سپورٹ میرے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے. اور میں کہتی ہوں کہ سب خواتین، کوئی بھی پولیٹیشین، کوئی بھی شعبہ ہو، ہسبینڈ سپورٹ بہت ضروری ہے خواتین کے لیے. اور میں چاہتی ہوں جتنے بھی مرد حضرات سن رہے ہیں، اگر ان کی خواتین آگے آنا چاہتی ہیں تو ان کو سپورٹ کریں. اچھا، پنجاب حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر خواتین کی حکومت ہے. ہم مریم نواز کو دیکھیں، عظمہ بخاری کو دیکھیں، مریم اورنگزیب کو دیکھیں. اب پنجاب میں آپ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، تو یہ تو پھر ایک خواتین کا ایک عورت راج آ جائے گا پنجاب میں. میرے لیے تو ایک چیز اور بھی بڑی اچھی ہے، اور میں بڑی خوش بھی ہوں کہ جو میری CM ہے، پنجاب کی CM ہے، وہ مریم نواز صاحبہ. اور مریم نواز صاحبہ وہ ہستی ہیں جن سے میں نے سیاسی سفر کا جب آغاز کیا تو میں نے ان کی مضبوطی، ان کی اسٹرینتھن سے بہت کچھ سیکھا. وہ اس ٹائم مضبوط ہوئی جب میں پوری تحریک میں جب ان کے ساتھ ہوتی تھی، جب جلسوں میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، پیشیوں پہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، تو یقین کریں میں ان کی مضبوطی، ان کے چہرے پہ جو اسمائل تھی وہ مجھے بھی مضبوط کرتی گئی. اور آپ نے نام لیا مریم اورنگزیب صاحبہ کا، عظمہ بخاری صاحبہ کا، یہ وہ خواتین ہیں جو سمبل آف، میں کہتی ہوں خواتین کے لیے بہت بڑا سمبل ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہو تو ہمت رکھو. اور ان خواتین نے یقین کرے آج پارٹی میں اتنی مضبوطی سے اپنا کردار نبھایا، جس طرح پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے، جس طرح آج پارٹی کو یہ لیڈ کر رہی ہیں. ان خواتین سے تو میں بڑی انسپائر ہوں، اور میں جیسا شاید میرے لیے استاد کا درجہ رکھتی ہیں یہ خواتین، اور میں جیسا بننا چاہتی ہوں، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں، میری کوشش ہے کہ میں مریم اورنگزیب جیسا بولوں اور دبنگ سٹائل میرا عظمہ بخاری جیسا ہو. یہ وہ خواتین ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہے. اچھا، جب آپ کو وقت ملتا ہے فارغ ٹائم سیاست کے علاوہ، تو اس میں کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ اس میں یہ مشاغل ہیں کہ اپنے حلقے کے جتنی بھی خواتین، ایک ٹیم ہے بہت بڑی، ان کے مسائل وغیرہ تو سنتے ہی ہیں. اور جب گھر میں ہوتی ہوں تو پھر گھر میں ماں بھی ہوں،
اور वाइफ भी हूँ, फिर कुकिंग भी होती है, घर के कामों की तरफ भी ध्यान होता है, बच्चों को भी टाइम होता है, वो फिर फुल टाइम ऑफ फैमिली होता है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, मतलब एक फैमिली है पूरी, फिर उनकी तरफ पूरा ध्यान हो, फिर वो टोटली अपोजिट लाइफ आ जाती है, फिर उसको घर के तौर पे आम नॉर्मल लाइफ हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल तौर पे मैं फिर उसको फेस भी करती हूँ और नॉर्मल तौर पे रिएक्ट भी करती हूँ, हल्ला गुल्ला भी होता है, आम नॉर्मल अंदाज में खाना पीना भी होता है, सब कुछ होता है, मजाक सब चल रहा होता है। ये बताएं कि कोई ऐसा ज़िंदगी का आपका लम्हा जिसमें आप बेहद खुश हुई हो, यादगार लम्हा जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? मेरी ज़िंदगी का जो सियासी सफ़र था वो 2011 से स्टार्ट हुआ और बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही मेरे लिए। जब मैंने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो मुझे हर्डल्स के साथ साथ जब पार्टी के साथ लॉयल्टी अपनी दिखानी पड़ी, तो उस टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे जो केसेस बने, फिर उस बल्दियात के इलेक्शन, उससे पहले बल्दियात के इलेक्शंस आए, वो कॉन्टेस्ट किए मैंने, फिर उसके बाद मियां साहब पे क्राइसिस आ गए पार्टी पे, तो मैं उनके साथ लॉयल रही, पूरे पाकिस्तान में जितने उनके जलसे होते थे साथ होती थी। फिर उसके बाद पेशियाँ जितनी भी उनके ऊपर केसेस बने, उनकी कोई ऐसी पेशी एक नहीं है जो मैंने मिस की हो। PDM के जो जलसे होते थे उनमें साथ रही, और जब मुझे पार्टी ने MPशिप दी, जब मुझे पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जब फर्स्ट टाइम जब मेरा नाम टॉप लिस्ट में आया, तो यकीन करें वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजली था, और मैं बड़ी हैरान थी कि पार्टी कभी वर्कर्स को डिनाई नहीं करती, पार्टी कभी भी वर्कर्स को साइडलाइन नहीं करती, वर्कर्स अकोमोडेट होते हैं। और जब मैं पंजाब असम्बली में फ़र्स्ट टाइम मेरी एंट्री थी, जब ओथ लेना था, तो मैं यकीन करें वो दिन मेरे लिए बड़ा यादगार दिन है, और मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकती। जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आता है या मुझे कोई मुबारकबाद देने आता, मैं वो वाक़या ज़रूर शेयर करती हूँ उनसे, कि मैंने असम्बली के फ्लोर के ऊपर छत पे देखा, और छत पे देख के वो कलमे जब मैंने देखे तो मेरी आंखों में आंसू थे। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ ओथ के लिए साइन करने के लिए, तो उन्होंने शाज़िया रिजवान का नाम लिया, तो मैं जब चेयर से उठने लगी तो मुझे अपना आप इतना वज़नी, उतना हैवी लगा, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, वो कदम इतने वज़नी थे, और जब मैं साइन कर रही थी तो मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे। और जब मैं वापस आई तो मैंने CM साहिबा के हाथ को चूमा और उनका शुक्रिया अदा किया, और मैं वो सीन आज तक भी वो याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल था। जब आप ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करने के बाद जब आपको अल्लाह ताला इतना नवाजता है तो आप हैरान हो जाती हैं, तो वो खुशी का लम्हा है जो आज तक मेरे दिल पे फिक्स हो चुका है, वो मैं नहीं भूल सकती। यकीनन वो एक जज्बाती टाइम होगा, क्योंकि इस वक्त भी मैं आपकी आंखों में जो एक आंसू है वो देख सकता हूँ, कैमरा शायद उन्हें कैच ना कर सके। अच्छा ये बताएं कि इतना मुश्किल वक्त आपने देखा, कायदीन जब गिरफ्तार हुए उस वक्त आपने उनके लिए एहतजाज भी किया, पेशियों पर भी गई, तो कभी आपका हौसला नहीं टूटा कि मतलब ये मुश्किल वक्त है, शायद ख़त्म ना हो, या जो धमकियाँ, जो गिरफ्तारियों का खौफ, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे टैकल किया? आपने जो क्वेश्चन किया बड़ा डीप है, इसमें बड़ा गहरा जवाब है और बड़ा लंबा जवाब है इसका, लेकिन मैं शॉर्ट दूंगी। जब तहरीक का आगाज़ हुआ पार्टी पे, जब बुरा वक्त था, और यकीन करें वर्कर्स ये माइंड सेटअप बन गया था कि शायद पार्टी पे अच्छा वक्त नहीं आएगा, मियाँ साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा, शायद हमारी सारी पार्टी के कायदीन को आपको पता है जेलों में डाल दिया गया, और किसी तरह उन पर बुरा वक्त उन पर जिस तरह आया हैरान कुन था, और हम लोगों ने वर्कर्स बड़े बुरी तरह दिल उनका टूट चुका था और वर्कर्स डिसअपॉइंट हो गए थे। लेकिन हमारा हौसला यकीन करें, जब मैं सखर एक दफ़ा जलसे पे गई और सखर के जलसे पे जाते हुए प्योर हैवी किस्म की धुंध थी, और उस धुंध में मेरी गाड़ी का बड़ा स्वेर किस्म का एक्सीडेंट हुआ, और जो 1-1.5 घंटे का सफ़र था लाहौर जाते हुए, वो मैंने 4.5-5 घंटों में तय किया, क्योंकि धुंध की वजह से रोड नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरी लॉयल्टी, मेरी हिम्मत नहीं टूटी, और बाज़ जगह ऐसी थी सफ़र बहुत लंबा होता था, गिलगित था, स्कर्दू था, कोयटा था, कराची था, सक्खर था, ये वो सफ़र थे, मुल्तान था, ये वो सफ़र थे जो बड़े लॉन्ग थे मेरे लिए। लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। मुझे हिम्मत, आपको इस समय बताया, मुझे घर से मिली। मैं एक जलसा होता था, एक होता था, मैं जब घर वापस आती थी तो मेरे जो हस्बैंड उन्होंने नई एक लाइन बनाई होती थी, आपने हिम्मत यानी आपने सुबह इस जलसे पे भी जाना है, आप जाएँ, मैं आपके साथ हूँ। वो सारा कुछ अरेंजमेंट करके मुझे देते थे, और एक एक चीज़ का वो ध्यान रखते थे, और जब घर से मुझे मोटिवेशन मिलती थी तो मैं कुदरती तौर पे, वो कहते हैं मजबूत दर मजबूत होती गई, तो मुझे मजबूती घर से मिली, और वो मोहब्बत, जो जुनून था ना, वो हस्बैंड के तौर पे मेरे अंदर कन्वर्ट होता गया। उनके अंदर कुछ ज़्यादा जुनून था पार्टी को लेके, कि उनसे अगर पार्टी की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो कितनी अच्छे बयान करते हैं कि मैं भी कभी कभी हैरान रह जाती हूँ कि उनके अंदर एक पार्टी से मोहब्बत की, वफादारी की जो मिसाल है, मैं कहती हूँ उन पे ख़त्म है। तो इसलिए मैं उसको लेके चली, और मुझे टूटने नहीं दिया फिर किसी ने भी। एक मुश्किल रास्ता है सियासत का, तो कभी बच्चों ने कहा हो आपको कि मामा आप किस काम में पड़ गई, हमें टाइम नहीं देती?
नहीं, बच्चों ने बड़ा सपोर्ट किया और बच्चे फ़ख्र करते हैं और फ़ख्र से बताते भी हैं स्कूल में अपने जाके कि हमारी मम्मा MP हैं। और अब जब मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनी हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और जब उनको जब मुझे ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली तो उन्होंने फ़ख्र से कहा ये हमारी कार है, हमारी मम्मा की कार हमारी कार है। तो बच्चों के अंदर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप डिज़र्व करती थी। मैं कहा बेटे ये बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं। कहता मम्मा आपकी वर्किंग भी बहुत ज़्यादा थी, आपने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा मैं तो सोचती थी बेटा मेहनत का सिला नहीं मिलता, लेकिन वो जो अल्लाह बैठा ऊपर वो मेहनत का सिला देता है। और मैं एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में आप जब कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो आपके अंदर आप अंदर से टूट जाते हैं, हर्डल्स को फेस करते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारें, अपनी स्ट्रगल को मत छोड़ें। जब स्ट्रगल जारी रहती है तो अल्लाह का जो साथ है वो आपके साथ शामिल हो जाता है। और एक और चीज़ जो है बड़ों की दुआएं भी शामिल हो जाती है। आपके अहले इलाका लोगों के साथ कुछ नेकियां आपने जो की होती हैं, जो फ्रंट लाइन पे भी होती है, जो छुप के की होती है, वो उसका सिला आपको मिलना शुरू हो जाता है। और आज मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ। मेरे लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो होता है मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं इसमें स्पेशल अपनी CM का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इंशाल्लाह मैं इस पर बेहतर तौर पर काम करके मैं सीखूँगी और इंशाल्लाह बेहतर तौर पर डिलीवर करूँगी ताकि उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो कि हाँ हमारी जो चॉइस है वो बेहतर है। रिश्तेदारों और सहेलियों से मुलाकात का वक्त मिलता है आपको? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, लेकिन यही सबसे मुश्किल मरहला है मेरे लिए कि मैं फैमिली के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाती। जब घर पे होती हूँ तो बस घर के जो अपने फ़र्द हैं बस उन्हीं को टाइम दे सकती हूँ। मुझे दुख होता है कि मैं जितनी कुकिंग एक्सपर्ट थी, मेरे हाथ में बड़ा टेस्ट है कुकिंग के, तो मैं घर में खाने बना के जब खिलाती थी तो वो एक टाइम सबको याद है कि दावतें शाजिया बड़ी मेहनत से सबके लिए बनाती थी, लेकिन वो टाइम मिस हो गया मेरे से कि अब मैं दावतें भी कम होगी, मेरी कुकिंग हाथ की कम होगी, अब बना बनाया खाना पड़ता है और फैमिली को टाइम देने के लिए अब सोच लीजिए कल आएंगे, परसों आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, लेकिन वो इतना बिजी लाइफ होगी कि अब वो टाइम मेरे ख्याल में वो टाइम हमारा वो नहीं रहा। अब हमारी लाइफ टोटल ऑपोजिट होगी। कहते हैं जब इंसान आगे जाए तो कई दोस्त और रिश्तेदार खुसूसन जो हैं वो खुश नहीं होते, तो ऐसे रवैये आते हैं कभी आपके साथ? एक वकास साहब एक चीज़ बड़ी मैं आपको हैरान करती हुई बताऊं, जो रिश्तेदार आपके साथ एज अ सपोर्टर नहीं थे वो सारे आ गए हैं, वो सारे मेरे रिश्तेदार बन गए, सारे मेरे अपने हो गए। अब मेरी फैमिली बड़ी होगी, अब मेरी फैमिली बहुत बड़ी होगी जो मैं कभी समझती ही नहीं थी। इवन के पहाड़ों से भी उतर के आ गए रिश्तेदार, इधर से पंजाब से भी उतर के आ गए, जो प्रीवियस जो रिश्तेदार सारे दरिया पार करके भी आ गए सब रिश्तेदार। और मुझे खुशी है और एक चीज़ में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस काबिल किसी ने समझा है, अपना मसला, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें मुझसे शेयर करते हैं, आप बताते हैं कि हमारे लिए ये करें, हमारा फलाना काम करें। मुझे खुशी हो रही है, मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मुझे इस काबिल समझ रहे, जो मुझे कल कुछ समझते नहीं थे कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये घरेलू वाइफ है, ये एज इसी तरह ही है। क्योंकि मेरी शादी बहुत अर्ली हुई थी और समझ लें कि मासूमियत वाला टच था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो थोड़ा सा इनको कहा जाता है कि ना समझ है। लेकिन आज जब वो देखते हैं तो वो फ़ख्र से बताते हैं कि ये हमारी रिश्तेदार है, ये हमारी कज़न है, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी बहू है, ये हमारी भाभी है, तो फ़ख्र होता है। म्यूज़िक या शायरी से कोई दिलचस्पी है आपको? देखिए हर इंसान का एक अंदर से एक फीलिंग होती है। मुझे अच्छी शायरी सुनने का शौक़ है, अच्छे अशार मुझे बड़े पसंद है, जब मैं सुनती हूँ तो बड़ा खुश होती हूँ। म्यूज़िक सुनने का बड़ा शौक़ है मुझे, जब मैं लॉन्ग जाती हूँ तो बड़ा अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने का शौक़ है और लगाती भी हूँ, सुनती भी हूँ। ये शौक़ तो लगे। कौन सा गुलूकार जिसके गाने आप सुनते? स्पेसिफिक कोई नहीं है, जिसके सॉफ्ट गाने होते मैं उसको शौक़ से सुनती है। पहले मैं रफ़ी को बड़ा सुनती होती थी, किशोर कुमार को बड़ा सुनती होती, लता को बड़ा सुनती होती थी, लेकिन अब जो हमारे नए कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनको सुन के अभी जिसने हमारा वो गाना जिसने गाया पाकिस्तान का, अभी 13 अगस्त को लॉन्च हुआ पाकिस्तान वाला, जिसने ये गाना गाया था कि मेरे पास तुम हो, उसके जितने भी गाने मुझे बड़े पसंद हैं उस गुलूकार। राहत फ़तेह अली खान? नहीं, राहत फ़तेह अली नया हमारा टच है, नया एडिशन है। वो उसका गाना जो था पाकिस्तान 13 अगस्त को लॉन्च हुआ, बड़ा खूबसूरत गाना पाकिस्तान के तराने के तौर पे उसने लॉन्च किया और मुझे बड़ा पसंद आया। कोई एक शेर सुनाना चाहें आप? शिद्दत कर्ब का इजहार न करना आया, शिद्दत कर्ब का इजहार न करना आया, कट गई उम्र पर हमें प्यार न करना आया। यानी सच्चा प्यार नहीं मिला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब एक फीलिंग का एहसास इजहार नहीं कर सकते हम लोग इस तरह कि हम अपने पार्टनर के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो इंसान के अंदर चीज़ होती है ना, खुल के इजहार नहीं कर सकते हम लोग, दबा लेते हैं फीलिंग्स को, तो करना चाहिए इजहार। जी
वेलकम बैक नाज़रीन। शाज़िया रिजवान के साथ घूमते हुए हमारे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा जो है मौजूद है। मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे भी 2-4 सवालात कर लेते हैं। पंजाब में पहले ही ख़वातीन की हुकूमत है, मरियम साहिबा, आप खुद बगल्लम खुद माशाल्लाह काफ़ी हैं, फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं, अब आप मज़ीद ख़वातीन को एंटर करती जा रही हैं, तो क्या प्लान, क्या आपका औरत राज का प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने बहुत अरसा मर्द राज बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा औरत राज बर्दाश्त कर ले। और दूसरी बात यह है कि जब से वो 6 महीने से हुकूमत में आई हैं, बाकी सूबों में मर्दों की हुकूमत है और इस सूबे में और बाकी सूबों की गवर्नेंस में उसकी परफॉर्मेंस के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो अगर ये ख़वातीन के आने से ये बेहतरी आ रही है तो ये अच्छी बेहतरी है। और शाज़िया एक बहुत कॉम्पिटेंट खातून है। इसने पार्टी के साथ भी बहुत लॉयल्टी के साथ मुश्किल वक्त गुजारा है और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो उसको ये मौका दिया है कि वो एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और कल्चर को देखे। तो मैंने उसको जब मुबारकबाद दी तो मैंने उसको कहा कि मैंने भी अपना सफ़र पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से शुरू किया था और ताहयात तो मैं यहाँ बैठने के लिए आई नहीं हूँ। सो अगर तुम्हें अल्लाह पाक ने मौका दिया है तो प्रूव योर सेल्फ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो एक बहुत अच्छा इजाफा साबित होगी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा, पंजाब काबीना में तोसीह की बातें भी हम सुनते आए हैं, मजीद भी कोई लोग ऐड होंगे हुकूमत में, कोई वजारतें भी दी जाएंगी? फिलहाल मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अज़मा साहब बताइए कि पंजाब हुकूमत जब भी कोई प्रोजेक्ट लेकर आती है तो उस पर बिला वजह की एक तनकीद हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने बच्चों में दूध जो है तकसीम किया, उस पर भी एक सोशल मीडिया में तूफान बदतमीजी बरपा है, उस पर बिलो द बेल्ट जो हैं कमेंट्स किए जा रहे हैं। जब भी कोई मरियम नवाज कोई प्रोजेक्ट का अनाउंस करती हैं, इफ्ताह करती हैं, उस मौका पर हम ये एक सियासी रवैया देखते हैं, तो इसके बारे में देखिए, जो किसी के पास होता है वो वही वापस देता है। अब जिनके पास है ही गंदगी, जिनकी तरबियत ही गंद से हुई है और बेहूदगी से हुई है, वो वही डिलीवर कर सकेंगे। और जो वो खुद नहीं कर सके, जो ये मील प्रोग्राम कोई और भी कर सकता था ना, वो जो पिछला टोट पटोट लाए थे वो भी कर सकता था, बट उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, उसकी बेचारे की हैसियत नहीं थी। और उसको जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा के और फराह गोगी के जो है वो फ्रंट मैन बनने के अलावा उसको फुर्सत नहीं थी, तो वो नहीं कर सके। अब वो ये इनको तो खैर बिल्ला भी नहीं कहना चाहिए, ये कोई गंदी कोई क्रिएचर है, तो वो गांधी भी खेलते हैं अपनी। मुझे अफसोस ये है कि अपने उस गंदे लीडर को फॉलो करते करते अपनी खानदानी भी शायद वो भूल गए हैं। उनकी माओ ने ये सब कुछ नहीं सिखाया होगा जो कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद पर थूकने से थूक अपने मुंह के ऊपर आके गिरती है, चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मुतल्लिक भी हाल ही में हमने देखा कि आपसे मंसूब कुछ ऐसी फेक वीडियोस जो हैं वो सामने लाई गई। अब हिना परवेज भट्ट जो हैं, अच्छा, उनकी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, तो अदालतों से कोई इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है आपको? ये लम्हा फिक्री है। देखिए, मेरे लिए भी बहुत आसान था कि मैं चुप हो जाती तो ये बात किल हो जाती ना। मेरे लिए इस बात पे जब मैं रोज कोर्ट जाती हूँ, मेरी वालदा कितना मुस्तरब होती हैं ये मुझे पता है। वो कितना परेशान होती हैं मैं जानती हूँ। जब मेरी बेटी आके जिसकी ज़ाहिर है मुझे अब शादी करनी होगी, वो जब वो कहती है उसके फलाने फ्रेंड ने ये पूछा है, मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन किसी को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इसीलिए मैं कोर्ट गई। मैं भी इस बात को डाई डाउन कर सकती थी, मैं कारपेट के नीचे छुपा सकती थी, लेकिन अफसोस ये है कि ना कानून नाफिज करने वाले इदारे और ना वो सीरियसनेस मुझे दिख रही है जो इसके ऊपर सोसाइटी में एज अ होल होनी चाहिए। चीज़ से साहिबा बहुत मुझे लग रहा है कि वो इसके ऊपर किसी नतीजे पे पहुंचना चाहती हैं, बट उस वक्त तक जब तक वो इस नतीजे पे पहुंचेंगी पता नहीं और कितनों के साथ ये हो चुका होगा या हो रहा होगा। सो इसको एंड करने के लिए हमें सोशल मीडिया एप्स जो इंटरनेशनली मॉनिटर होती हैं या जो बाहर से ऑपरेट होती हैं, अगर वो पाकिस्तान की रियासत की जो रिट है उसको नहीं मानते, अगर वो उसको हमारे जो चीज़ें हम उनको भेजते हैं उसके ऊपर वो एक्शन नहीं लेते, तो फिर उनको पाकिस्तान में ऑपरेट भी नहीं करने देना चाहिए। और ये फैसला ज़ाहिर है स्टेट के लेवल पे होना चाहिए कि क्या इसको एज इट इज़ ही चलने देना है या इसके ऊपर। देखिए, ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उन्होंने बंद करा दिया ना। सो हमारे मुल्क में भी हमें सबको बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो या तो तमीज़, तहजीब और डिसिप्लिन के तहत चलेंगी या नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात। आने वाले वक्त में सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है?
نہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں, پابندی کے حق میں نہیں ہوں, لیکن ریگولیشنز کے حق میں ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایز اٹ از نہیں چل سکتا, اس کو ایز اٹ از برداشت نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے یہ میں نے سٹینڈ لے لیا, ہنا سٹینڈ لے لے گی, بٹ وہ جو عام عورتیں ہیں جو پھر خودکشی کرتی ہیں ان تمام چیزوں کے بعد, جو بلیک میل ہوتی ہیں سالوں سال, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ ان کے لیے مجھے ہی آواز اٹھانی ہوگی نا. چیف منسٹر نے میرے شولڈر پہ پہلے دن ہاتھ رکھ کے مجھے کہا تھا کہ اس کو تم پیچھے نہیں ہٹو گی, اور میں ان کی اسی جو سپورٹ ہے اس کی وجہ سے میں ڈٹ کے کھڑی ہوں, اور جو بھی ہوگا جتنی بھی دیر لگے گی میں اس کو فیس کروں گی. ہم نے دیکھا کہ آپ عدالتوں سے بھی آپ نے رجوع کیا, صبح 9 بجے 10 بجے آپ عدالت بھی پہنچی, تو انصاف ملنے میں کیا دیر ہے, کیا دیکھتی ہیں؟ اپنا کام جو جن اداروں کو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہی, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ اسٹیٹ کو شاید سیریس نہیں لیا جا رہا. تو یہ اسٹیٹ لیول کے کچھ فیصلے ہیں, اگر چیف جسٹس صاحبہ لیٹس سی کہ وہ اس کے اوپر کیا حکم فرماتی ہیں, وہ کوئی ایسا سوٹیبل حکم فرما دیں جس کے اوپر اسٹیٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے, اور پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی آڑ میں ہے, اس پہ جو آپ قدغن لگانے جا رہے ہیں اس کی آڑ میں آپ سیاسی مخالفت کو روکنا چاہتے ہیں. دیکھیے سیاسی مخالف تو بیچارے رہ نہیں گئے, تو 2-4 جو رہ گئے ہیں نا وہ ان کا بھی جلدی, کل آپ نے DGI SPR کی پریس کانفرنس سن لی ہے, جس کو نہیں سمجھ آئی اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی. سو یہ سیاسی مخالف بیچارے رہ ہی کتنے گئے ہیں ہمارے, اور وہ جب ان کو کہتے ہیں جلسہ نکالو, وہ اڈیالہ کے باہر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے آ کے. کبھی آپ نے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو باہر نکلے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جو جلسہ ان کو نہیں کرنے دیا گیا, جو جلسہ اس دن تھا صبح 8 بجے تک وہاں پہ کسی نے اسٹیج بھی نہیں لگایا تھا. تو بھائی مطلب ان بیچاروں کو جو مرے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کیا مارنا ہے؟ وہ بیچارے اپنی موت خود مر رہے ہیں اور اپنی کرتوتوں سے مر رہے ہیں, ان کو ہمیں کیا کہنا, ہم نے کیا کہنا ہے. 8 ستمبر کو دوبارہ جلسے کا اعلان کیا گیا, شوق سے ہیں, تیاری پوری کی ہوئی آپ نے؟ ہم نے کس چیز کی تیاری کرنی, انہوں نے کرنی, ان کو اسٹیج لگا لینا اس دفعہ. اور واقعی جو عمران خان کو انہوں نے کہا نا جیل میں جا کے کہ 6 لاکھ لوگ لاہور سے نکل آئے تھے. اب آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ نے اس دن 6 لاکھ لوگ نکلے نا لاہور سے, دیکھیں لاہور میں 6000 بندہ نکلے نا, پتہ لگ جاتا ہے کہ 6000 بندہ نکلا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ جیل میں عمران خان کو بتایا گیا کہ 6 لاکھ بندہ نکلا تھا اس دن, وہ وہاں سے واپس گئے جلسہ لینے سے. تو اس دفعہ 600 بندہ ضرور نکال لیں لاہور سے, میرا مشورہ ہے ان کو مفت. 40 لاکھ اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں ہم نے نکال لیے تھے. بھائی مجھے 40 اسٹوڈنٹ کہیں دکھا دو, تمہاری مہربانی, میں دیکھنا چاہتی ہوں, میری آنکھیں ترس گئی ہیں وہ جو ہے نا وہ 40 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے. اگر یہ 40,000 بھی اکٹھے کر لینا میں مان جاؤں گی. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر شادیہ رضوان سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شادیہ بتائیے, 6 ماہ ہو گئے لگ بھگ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کو, اتنے سارے منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے, کبھی الیکٹرک بائکس, کبھی رمضان نگہبان پیکیج, جب کل وہ اسکول کے بچوں میں دودھ بانٹا جا رہا ہے. یہ سارے واقعی ہو رہے ہیں یا بس گل نہیں بنی ہیں؟ آپ نے میرے خیال میں یہ چیزیں تو کسی صورت بھی سائلنٹ نہیں ہو سکتی. CM صاحبہ نے جب پہلی اسپیچ کی اپنی پنجاب اسمبلی میں, تو انہوں نے جو باتیں کی اس پہ سارے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے رمضان نگہبان جو پیکیج تھا اس کا آغاز کیا, تو یقین کریں میں اس کی چشمدید گواہ خود ہوں. میرا تعلق راولپنڈی سے ہے, تو میں نے خود ہر UC میں جا کے وزٹ کیا, ہر آفس میں جا کے وزٹ کیا, کس طرح ان کی لسٹیں چیک ہو رہی تھی, کس طرح ان کے ID کارڈ چیک ہو رہے تھے, کس طرح راشن ڈسٹریبیوٹ ان کے دہلیز پہ ہو رہا تھا. اٹس امیزنگ. اور اس کے بعد جس طرح ہیلتھ کو لے لیں, CM صاحبہ نے جس طرح ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں, میں کہہ رہی ہوں شاید ہسٹری کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی CM نے اس طرح کا کام کیا ہو. پورے پاکستان میں ہماری پنجاب کی وہ CM واحد ہیں جو پراپر طور پہ عوام میں ڈیلیور کر رہی ہیں. اور جس طرح انہوں نے ایئر ایمبولینس کا آغاز کیا, یہ بڑا حیران کن اور بڑا امیزنگ تھا عوام کے لیے, کہ عوام کے لیے ایسا انیشیٹو لے کے آئی اور عوام کو بہتر سے بہتر ریلیف دینے کا ایسا انیشیٹو لے کے آئی. اور دوسرا انیشیٹو کہ ان کے گھر کی دہلیز پہ فری ادویات مہیا ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں کبھی آپ نے ہسٹری میں سنی تھی؟
कभी भी नहीं। और उसके बाद जिस तरह अभी सीएम साहिबा अपना छत का प्रोग्राम लेके, अपना घर का प्रोग्राम लेके, क्या हिस्ट्री में कभी वो बुलंद बेबाक जो दावे करने वाले लोग थे, जो 4.5 साल दौरे हुकूमत में कुछ भी नहीं कर सके, जिन्होंने दरख्त लगाने थे, जिन्होंने करोड़ों नौकरियां देनी थी, जिन्होंने घर देने थे, क्या सब रिलीफ लेके आए? बस वो दूसरी तख्तियों पे, जो मुस्लिम लीग नून की तख्तियों के ऊपर तख्ती दर तख्ती लगाते आए, अपने नाम की वो प्रमोशन करते आए, लेकिन किया कुछ भी नहीं। ये जो काम है मेरी सीएम मरियम नवाज साहिबा ने आवाम को रिलीफ देने का जो काम, जो बेड़ा उठा रखा है, वो एक माँ की तौर पे फ्रंट फुट पे आई है और हर जगह वहाँ पहुँच जाती है जहाँ अल्लाह ना करे किसी का कोई हादसा होता है, किसी का कोई मसला होता है, वहाँ वो पहले पहुँच जाती है। और जहाँ खुशी का मकाम होता है, तो अरशद नदीम का सीन आपके सामने है। ये खुशी का मौका, एक गोल्ड मेडल ऐसा था जो हमारे लिए 14 अगस्त का बहुत बड़ा तोहफा था, और उस पर वो स्पेशल उनके घर चल के गई, उनको जो इनाम दिया वो भी सब आपके सामने है। तो मेरी सीएम की कारकर्दगी है किसी से ढकी छुपी नहीं है, और मैं तो बड़े बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं जब ग्रास रूट लेवल पे लोगों से, मोहल्लों में, गलियों में मिलती हूँ, तो वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ख़वातीन भी एक्सेप्ट कर रही है जो ये कहती थी कि शायद मुस्लिम लीग नून ये है तो वो है। आज वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई उम्मीद है कि ये साड़ी मरियम नवाज को चंगा जा कम करके जाएगी। तो साड़ी मरियम नवाज आ गई है पंजाब में, तो इंशाल्लाह पंजाब में अब डिलीवर होने का टाइम आ गया है। और जिस तरह अभी उन्होंने पेट्रोल का रेट कम किया, जिस तरह रिलीफ दे रही है, बिजली के रेट्स कम हुए, ये पर्सनली अपने तौर पे रिलीफ वो दे रही है। तो ये बहुत बड़ी उनकी इनिशिएटिव्स हैं, और मेरे ख्याल में मुझे बड़ा फ़ख्र है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज है। अरशद नदीम का भी आपने जिक्र किया है, मरियम नवाज साहिबा हमने भी देखा कहीं थी, उसको जाके इनाम भी दिया, गाड़ी भी दी, लेकिन सच्ची बताएं दिल में तो डर लग रहा था कि किसी है भी ना सियासत चाहे बात नहीं, देखिए जब उन्होंने सीएम साहिबा जब उनके घर गई और बाकायदा उनको नमाज से नवाजा, सियासत नहीं थी। देखिए सियासत नहीं थी ये, और मेरे ख्याल में हमारे जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी इस तरह का आपको एहसास मिलता है तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें, उसको मुबारकबाद दें, उसको एहसास दिलाएं कि आप हमारा फ़ख्र है। और ये हमारे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि अरशद नदीम ने एक गोल्ड मेडल लिया, जो पूरे आदमी दुनिया के लिए हमारे लिए बड़े, पाकिस्तान के झंडे का जो सर बुलंद होना ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है। तो उसको जितने इनामात दिए जाएँ, जो भी गवर्नमेंट दे, वो थोड़े हैं। उसको जिस तरह हमारे पीएम साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशल उसको जो प्रोटोकॉल दिया, स्टेट मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया, स्टेट के तौर पे उनके परचम कुशाई उनके हाथों से, छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उनको जितने एजाज़ दिए जाएँ वो कम है। तो ये सियासत नहीं हुई, ये उनको मोहब्बत दी है पाकिस्तान की आवाम ने। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आवाम के तौर पे उनको जो मोहब्बत दी है, ये उनका हक बनता था। अभी आपने सीएम पंजाब के काफ़ी मंसूबे जो हैं वो गिनवाए, लेकिन जब महीने के आखिर में बिजली का बिल आता है एक आम आदमी को, तो वो कहीं ना कहीं सारे मंसूबे भूल नहीं जाता, और जब उसको बिल की टेंशन आ जाती है। देखें, अभी जिस तरह सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज साहब का जो इनिशिएटिव था बिजली के बिलों में रिलीफ का, वो बहुत बड़ा स्टेप था। उन्होंने पर्सनली अपने उस पर ऑन पे लेके वो रिलीफ दिया, और आवाम को अब मिलना शुरू हो चुका है। अगरचे ये जो महंगाई का जो तूफ़ान था, जो हमने फेस किया, जो हमारी 13 महीने की जो गवर्नमेंट थी उस पे जो फेस किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बड़ा टास्क था। पीएम पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसको डिलीवर किया, क्योंकि बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि मईशत के लिए ख़तरे के तौर पे ये भी था कि शायद हमारी गवर्नमेंट कुछ करनी, लेकिन पीडीएम की जो मल्टीपल सारी जमातों ने, हम लोगों ने मिल के एक बेहतर तौर पे परफॉर्म किया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, और वो लेके जब हम मुस्लिम लीग नून का जो दौरे हुकूमत अब स्टार्ट हुआ है, और आप लोग बेहतर जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा डिलीवर किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई, आवाम को रिलीफ मिले, महंगाई का तूफ़ान कम हुआ। 2013 के बाद आपको याद हो कि इसी तरह महंगाई थी, हर चीज़ महंगी थी, लेकिन 2013 के बाद ऐसी पॉलिसीज़ लाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, हर तरह से रिलीफ मिलो, महंगाई अपने कंट्रोल पे थी और मईशत बड़े अपर लेवल पे जा रही थी। तो इंशाल्लाह ये दौरे हुकूमत भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल चैलेंज और टास्क है, महंगाई का खासकर, और इंशाल्लाह इस पर भी हम काबू पा लेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आवाम की जो सपोर्ट है, जो मोहब्बत है, वो थोड़ी सी सब्र तहम्मुल के साथ अगर शामिल हो जाती है तो इंशाल्लाह हम इस पर भी काबू पा लेंगे महंगाई पे, और आवाम को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। आटे की सूरत में, रोटी की सूरत में रिलीफ मिला ना, इंशाल्लाह बिजली की बिलों की मद में जो महंगाई अभी लोगों को हो रही थी, बिल ज़्यादा आ रहे थे, इंशाल्लाह इस पर भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी तरफ से भी आवाम के लिए यही पैगाम है कि घबराना नहीं है? पैगाम तो बानी पीटीआई वाला ही है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा घबराना नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा सब्र रखिए,
جہاں آپ نے اتنی پریشانیوں کو فیس کیا, نہ گھبرائیں, صبر رکھیں, بات صرف تھوڑا سا صبر رکھیں, جہاں آپ نے اتنا ساتھ دیا, اتنا مشکل وقت دیکھا, ہمیں آپ کی مشکلات کا احساس ہے, ہمیں پتہ ہے, میں نے خود پرسنلی اس چیز کو دیکھا کیونکہ ہم لوگ عوامی لوگ ہیں اور ہمارا سارا دن عوام سے روابط رہتی ہیں, سارا دن عوام کے مسائل سنتے ہیں اور سلوشن کا حل ڈھونڈ رہے ہیں ہم بھی. اور مسلم لیگ نون کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ عوام کا درد رکھا ہے, اور جب وہ اقتدار میں آئے ہیں عوام کو ریلیف ملا ہے, عوام خوش ہوئی ہے. تو انشاءاللہ عوام تھوڑا سا صبر رکھیے. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت ہے, تو انشاءاللہ پنجاب کی عوام خوش ہو جائے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ شامل ہو چکی ہے. آپ جب عوامی حلقوں میں جاتی ہیں یا عام آدمی سے رابطے میں آتی ہیں تو عام آدمی باقی مطمئن ہے حکومت سے؟ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو بل بھی نہیں دے سکتے, کھانے کا ایشو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ابھی کچھ سستے بازار ہماری سی ایم صاحبہ نے لگائے اشیاء خود و نوش کے, تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے, میں وہاں پہ وزٹس کرتی ہوں, اور جب میں وزٹس کرتی ہوں تو میں وہاں جا کے لوگوں کے پاس جا کے ان کے مسائل سنتی ہوں. جس طرح ابھی سبزیاں کافی حد تک ان کی پرائس کنٹرول میں آئی, آٹا, چاول, دال, چینی کی پرائس کنٹرول میں آئی, تو تھوڑا تھوڑا جب عوام کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, میں نے عوام کی رائے لی تو انہوں نے کہا کہ باجی پہلے تو بہت مہنگی تھیں یہ چیزیں, لیکن اب شکر ہے کہ اب کنٹرول میں آ گئی, اب چیزیں سستی ملنا شروع ہو گئی. تو ہر چیز فوراً سے نہیں ہو جاتی کیونکہ ایک ایسا گند ڈالا گیا تھا, اس گند کی صفائی کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید اور یقین اس بات پہ ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ عوام اگر تھوڑا صبر تحمل رکھیں تو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر ریلیف دینے میں, بہتر سے بہتر عوام کے لیے نئی پالیسیز اور پروجیکٹس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے عوام مستفید ہو, جس سے لوگ خوش ہوں, کیونکہ غربت جب اپنے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں, جب آپ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد میں بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو میرا دل ایسا ہے کہ میں قدرتی طور پہ میرا دل بڑا چھوٹا ہے اس معاملے میں, اور بڑا ہمدردی ہوتی ہے مجھے لوگوں کے ساتھ, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جتنا سے جتنا ریلیف جہاں سے مل سکے میں ان کو بتا سکوں کہ سی ایم صاحبہ کے جو انیشیٹوز ہیں وہ جسٹ ایسے نہیں ہیں, ان پہ باقاعدہ اقدامات ہو رہے ہیں اور باقاعدہ امپلیمنٹس ہو رہے ہیں. حکومتی میٹنگز میں بھی آپ شامل رہتی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا پاکستان کو اس معاشی اور یہ بحران سے اور مہنگائی کے طوفان سے نکلنا؟ میں یہاں پہ پی ایم جناب شہباز شریف صاحب کا ذکر ضرور کروں گی کہ کس طرح انہوں نے ہر چیز کو لے کے, جس طرح بھی الرٹ رہتے ہیں, جس طرح پنجاب کے خادم اعلیٰ کے طور پہ جس طرح انہوں نے کام کیا. آج لاہور کا جو نقشہ ہے, پنجاب کا جو نقشہ ہے آپ کے سامنے ہے, اتنا خوبصورت ہو چکا ہے. ہر چیز اگر میٹرو بسیز کا, میٹرو پروجیکٹس کا دیکھا جائے, موٹر ویز کا دیکھا جائے, تو اس سب میاں برادران کے حصے میں چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ عوام کی بھلائی کے لیے سوچا تھا اور سوچتے آئے ہیں. تو ابھی جو گورنمنٹ ہے انشاءاللہ اس پہ یہ کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, سب کی رائے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور سب کی رائے کا احترام بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ملا جلا رد عمل لے کے سب یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے کام ہو, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی ایسا طوفان ہے اور بہت بڑا طوفان ہے, کیونکہ جس طرح کووڈ بھی آیا, کووڈ کے دوران بھی بہت کچھ ایسا ہوا, لوگ فاقے پہ آ گئے, کاروبار ختم ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ویٹ ہے, انشاءاللہ اچھی پالیسیز آ رہی ہیں, اور سی ایم صاحبہ صبح 6 بجے اٹھتی ہیں, رات 12 بجے تک وہ کام کر رہی ہیں اور اسٹل کام کر رہی ہیں. میرے خیال میں قائد اعظم کا جو فرمان ہے کام کام اور صرف کام, وہ میری سی ایم اس پہ عمل کر رہی ہے اور انشاءاللہ اچھی پالیسیز لا رہے ہیں. کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب کسی جماعت سے سٹارٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد سیاسی جماعت چینج ہو جاتی ہے, ان کی جو وابستگیاں ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. آپ کا مستقبل آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون سے ہی وابستہ رہیں گی یا آنے والے وقت میں آپ کسی دوسری پارٹی میں بھی جا سکتی ہیں؟ میں یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ سیاست کا آغاز کرتے ہیں تب بھی آپ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں, آپ کو بہت ساری سی چیزیں تھریٹس ملتے ہیں. اور میں جس حلقے سے تعلق رکھتی ہوں, ابھی تو حنیف عباسی صاحب کا حلقہ ہے, لیکن وہ پریویس شیخ رشید کا حلقہ رہا ہے. مجھے ان کی طرف سے تھریٹس آتے تھے, مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ نے فلانی یو سی میں تنظیم سازی کے لیے نہیں آنا, فلانی یو سی میں کیمپ نہیں لگانا, آپ ادھر آئیں تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. شیخ رشید کی طرف سے میں اس ٹائم نہیں گھبرائی. شیخ رشید ایگزیکٹلی انہی کی ٹیم کی طرف سے مجھے تھریٹس آتے تھے, لیکن میں اس ٹائم نہیں گھبرائی. میں اس ٹائم تو بڑے جمہوری آدمی ہیں. میں یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ خواتین کے طور پہ جب فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں, جب آپ کام کرتے ہیں, تو آپ کو ارد گرد کے لوگ یہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. میں اس ٹائم نہیں گھبرائی,
क्योंकि मुश्किल वक्त था मेरी पार्टी पे और मैं उस टाइम लॉयल होके वफादार होके खड़ी रही। मैंने उस टाइम पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, छोड़ना चाहती तो उस टाइम छोड़ सकती थी। उस टाइम बड़े बड़े लोग ऑफर्स कर रहे थे लेकिन कभी नहीं छोड़ा। मैं उस टाइम ये बताना चाहती थी कि चाहे मुझे पार्टी की तरफ से कुछ भी ना मिले, अगर मौजूदा दौरे 2018 में मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, अगर अभी भी कुछ ना मिलता तब भी मैं पार्टी के साथ उसी तरह थी और रहती। और मैंने ये तहिया किया हुआ था कि ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ हासिल करना चाहें, आपको कुछ हासिल करने की तमन्ना हो, एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि हम भी लीडरशिप के साथ, लेकिन जो मोहब्बत मुझे सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और दीगर लीडरान ने जो दी, मेरे लिए वो बहुत कीमती थी, वो बहुत मैटर करती थी। ये तो एक चांस था जो मुझे मिल रहा था अल्लाह की तरफ से, वो फिर मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने शुक्रिया अदा किया पूरी टीम का, पूरी PMLN का। और मैं स्पेशली यहाँ पे वर्कर्स का भी जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगी जो एज अ वर्कर मेरे साथ नारे लगाते थे, जो मेरे साथ हर प्रोटेस्ट में शामिल होते थे, उनकी दुआएं बहुत शामिल हुई मेरे साथ। उन्होंने मुझे एक वर्कर ने आके मुझे मुबारकबाद दी, एक वर्कर ने आके ये कहा कि मैडम हमें खुशी इस बात की है कि वर्कर अकोमोडेट हुआ है और आपको देख के हमें लगता है हम बने हैं। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वर्कर्स का आगे आना वर्कर के अंदर एक नई जान फूंक देता है, एक नई मोहब्बत और अंदाज फूंक देता है और पार्टी के साथ उनकी जो वफादारी मज़ीद मजबूत हो जाती है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा साइन था कि सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और चीज़ें तो होती हैं जब आप हर्डल्स फेस करते हैं तो आप उन बुरे लम्हों को याद नहीं करते, जब आपको अच्छा अल्लाह ताला सब कुछ दे देता है तो आप बुरी जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हुई होती हैं वो आप भूल जाते हैं। तो मैं वो चीज़ें सीखने के लिए ज़रूर रखी हुई हैं साथ। जब मैं आगे बढ़ती हूँ, जब मैं सीखती हूँ, जब मुझे नया कोई डेजिग्नेशन मिलता है तो मैं उस तरफ ज़रूर देख के एक सबक के तौर पे ज़रूर उसकी तरफ ज़रूर देखती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने संभाल के रखी हुई, उसको देखती हूँ तो मुझे मोटिवेशन मजीद मिलती है। देख लें कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है कि कल कला को आप पार्टी छोड़ दें तो ये क्लिप फिर सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है मेरी नीयत को और मैं पार्टी के साथ वफादार थी। मैंने सबसे पहले आपको कहा मैं पार्टी के साथ वफादार थी, हूँ और हमेशा रहूँगी, चाहे पार्टी मुझे कुछ दे या ना दे। ये मेरे अल्फाज रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप और आपके पास यादगार के तौर पर रहेगी कि आप मुझे हमेशा याद कराएंगे कि ये आपके अल्फाज मुस्लिम लीग नून के लिए थे। तो मुस्लिम लीग नून एक मेरा जुनून है और जुनून इसलिए है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मेरे सर पे जब हाथ रखा था मुझे वो दिन भी आज याद है और मियां मरियम नवाज साहब ने जब मुझे हक किया था मुझे वो दिन भी आज याद है। तो मैं ये चीज़ें, ये मोहब्बतें किसी सूरत भी डिनाई नहीं कर सकती और ये मोहब्बतें मेरे लिए बहुत कीमती हैं और इससे कीमती कुछ भी नहीं है। जी शादिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपने शादिया रिजवान से हमारी गुफ्तगू सुनी। आने वाले प्रोग्राम में हम मज़ीद अहम शख्सियात को मेहमान ख़ास में आपसे रोशनास कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।